Very good evening, dear students. Myself, Dr. Santosh Kumar Dubey, welcomes all of you on behalf of Dr. Santosh Academy. आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एक नया पोएटिक फॉर्म लेकर के आए हैं, द ओड। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है और एग्जामिनेशन में प्रायः पूछा जाता है ये। तो ओड की हम चर्चा करेंगे कि ओड क्या होता है। जनरली टाइपिकली हम जैसा कि जानते हैं कि ओड दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पोएटिक फॉर्म। तो चलिए, डिटेल स्टडी करने के पहले हम चाहेंगे कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स जरूर करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस नोट्स से परिचित हो सकें और इसको तैयार कर सकें। पीडीएफ फाइल के लिए स्टूडेंट्स आप इस वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी आसान हो जाएगा। आप बात रख सकते हैं अपने पास और वीडियो के अलावा पीडीएफ से भी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम डिटेल स्टडी में। तो सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है व्हाट इज एन ओड, यानी कि ओड क्या होता है। एन ओड इज अ फॉर्मल ceremonious lyric poem that addresses and often celebrates a person, place, thing or abstract idea। यानी कि ओड जो होता है यह एक औपचारिक रूप से औपचारिक प्रकार का पोएटिक फॉर्म होता है। पोएम्स का एक फॉर्म होता है, पोएम का एक रूप होता है जो लिरिकल फॉर्मेट में होता है, यानी कि गीतबद्ध होता है, यह लयबद्ध होता है। और एड्रेस किसको किया जाता है? आमतौर पे ये किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को और किसी अमूर्त विचार का इसमें वर्णन होता है। ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से एसोसिएटेड विद एलिवेटेड डिक्शन एंड स्ट्रक्चर्ड स्टेंजा। परंपरागत रूप से जो ओड लिखने की परंपरा है, इसमें जो स्टेंजा होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। इट अलाउज पोएट्स टू एक्सप्रेस डीप इमोशन। इसमें पोएट अपने बहुत ही गहरे भावना को व्यक्त करता है। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस इन एन एग्जॉल्टेड मैनर, और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन, कॉम्प्लेक्स आइडिया को प्रेजेंट करता है। द ओड बिलोंग्स टू द लार्जर फैमिली ऑफ लिरिक पोएट्री डिस्टिंग्विश्ड बाय पर्सनल एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस। ओड जो होता है पोएटिक फैमिली में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में होता है। ये काफ़ी प्रचलित होता है और अपने आप में एक अलग ऐसी पोएटिक विधा होती है जिसमें पोएट के व्यक्तिगत और भावनात्मक अभिव्यक्ति को हम पाते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जहाँ तक ओड के ऐतिहासिक पक्ष की बात है कि ओड का इतिहास क्या है, ओड की ओरिजिन क्या है और ओड की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की जहाँ तक बात आती है, तो देखिए नीचे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कंपाइल किया है जो ओड के हिस्टोरिकल एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की बात करता है। ओड हैज अ रिच ट्रेडिशन दैट स्पैन्स थ्री मेजर लिटरेरी कल्चर्स। ओड का जो स्पैन है, ओड का जो एरिया है, ओड का जो विस्तार है, ओड का जो औरा है, उसका काफी बृहद विस्तार है। का आमतौर पे थ्री मेजर लिटरेरी कल्चर्स, तीन महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्कृति से ओड जुड़ा हुआ है, जिसमें से सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वह है ग्रीक एंटिकिटी, यानी कि काफी प्राचीन, जैसा कि पहले ही बता दिया गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है इसमें ग्रीक एंटिकिटी है, यानी कि सबसे पहले ये ग्रीक लिटरेचर में आया जिसमें पिंडारिक ओड का फॉर्मेट है। तो पिंडारिक ओड ओड का एक फॉर्म भी है। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो क्या है? पिंडारिक ओड। ओरिजिनेटेड इन एनिशिएंट ग्रीक, यानी कि जो ओड है, पिंडारिक ओड जो है वह प्राचीन ग्रीस साहित्य में यह प्रकट हुआ, स्पेशली थ्रू द वर्क ऑफ पिंडार। 518 टू 438 बीसी, यानी कि 518 से 438 बीसी में खास तौर से पिंडार, जो कि एक ग्रीक पोएट थे, ग्रीस पोएट थे, प्राचीन ग्रीस पोएट थे, इन्होंने ओड पर काम किया। यानी कि अगर क्वेश्चन ये आए कि ओड की उत्पत्ति किसने की, तो आप कह सकते हैं कि पिंडार जो थे उन्होंने ओड की उत्पत्ति की ग्रीक लिटरेचर में, इसलिए इन्हीं के नाम की वजह से इसको पिंडारिक ओड भी कहा जाता है। दिस इज यूज्ड
in public celebrations, particularly victories in athletic game like the Olympics। जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक गेम बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है, तो ये जो ओड गाने की जो परंपरा रही है, ये खास तौर से पब्लिक सेलिब्रेशंस में इसका प्रयोग किया जाता था। और पब्लिक सेलिब्रेशंस जो किया जाता था वो खास तौर से ओलंपिक गेम में विजय प्राप्त करने के उपरांत जो जश्न मनाया जाता था, उसी में ओड को गाने की परंपरा रही है। अब ये जो ओड होता था, पिंडारिक ओड जो होता था, पिंडारिक ओड में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड था। पहला जो पार्ट था उसको स्ट्रोफ कहते हैं, दूसरा जो पार्ट है उसको एंटी स्ट्रोफ कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट है उसको इपोड कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जानना। पिंडारी कोड आपका ग्रीक लिटरेचर में पाया जाता है। पिंडारी कोड को पिंडारिक नामक पोएट ने इजाद किया था। 518 से 438 इनका कालखंड रहा है। और ये खास तौर से किसी खेल में विजय प्राप्त करने के उपरांत, जैसे ओलंपिक्स इत्यादि में विजय प्राप्त करने के उपरांत जश्न मनाने की एक जो कला थी, वह ओड के माध्यम से गीत गा करके जश्न मनाया जाता था। और ये जो पिंडारिक ओड था, इसका जो स्ट्रक्चर है वह 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला स्ट्रोफ है। स्ट्रोफ होता है मूवमेंट ऑफ कोरस इन वन डायरेक्शन। स्ट्रोफ मोमेंट ऑफ कोरस, ओड को जो गाते थे लोग, वह कई लोगों का ग्रुप होता था। कोरस का मतलब ग्रुप है। वो जो ग्रुप होता था वो कई लोग मिल करके गाते थे। तो जो स्ट्रोफ है, पहला जो पार्ट है ओड का, वो मूवमेंट ऑफ कोरस इन वन डायरेक्शन, वो एक दिशा में चलते हुए गाते थे। ठीक है। जो गाने वालों का जो ग्रुप होता था, जिसको कोरस कहा जाता है, वो कोरस लोग एक दिशा में गाते हुए जब एक दिशा में चलते थे तो उसको कहा जाता है स्ट्रोफ। ठीक है। एंटी स्ट्रोफ क्या है? काउंटर मूवमेंट, यानी कि स्टेज पर ओड को एक दिशा में गाने की जो प्रक्रिया है लोगों के ग्रुप के द्वारा, वो स्ट्रोफ थी। और ठीक उस दिशा के अपोजिट चलने की जो प्रक्रिया होती थी वो एंटी स्ट्रोफ होता था। ईपोड जो है, ईपोड स्टेशनरी स्टेंजा विद डिफरेंट राइम। ईपोड जो इसका पार्ट है वो स्टेशनरी स्टेंजा विद डिफरेंट राइम्स। जो स्टेंजा होता था उसमें विभिन्न प्रकार की जो राइम्स होती थी, उसी को ईपोड कहा जाता है। तो यह एक पिंडारिक ओड का स्ट्रक्चर है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड क्या है। स्ट्रोफ जैसे पूछ दिया जाता है व्हाट इज द स्ट्रोफ, देन यू हैव टू you should have the knowledge, you should have the content and concept of the strophe so that you could answer, है ना। तो आपको स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और रिपोर्ट के विषय में ये जानना है कि यह पिंडारिक ओड का एक स्ट्रक्चर है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्ट्रोफ का मतलब है कोरस के द्वारा गाए गए गीतों को, एक दिशा में चलते हुए गाए गए गीतों को स्ट्रोफ कहा जाता है, यानी कि गीत का वह स्ट्रोफ पार्ट होता है, ओड का वो स्ट्रोफ पार्ट होता है। और कोरस के द्वारा उस दिशा के जस्ट विपरीत दिशा में चलते हुए ओड गाने की जो प्रक्रिया होती है वह एंटी स्ट्रोफ होती है। और ईपोड जो होता है वो स्टेशनरी स्टेंजा विद डिफरेंट राइम्स होता है। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट जो ओड का प्रकार है दैट इज द रोमन एडाप्टेशन है, यानी कि रोमन कल्चर में, रोमन लिटरेचर में आया, जिसको होरेशन ओड कहा जाता है। होरेशन कौन था? रोमन था। पिंडारिक कौन था? ग्रीक था, है ना, एंशियंट ग्रीस, ग्रीस का रहने वाला था। तो रोमन एडाप्टेशन में जो है वो होरेशन ओड आया। होरेशन ने रोमन ओड को इजाद किया, पॉपुलराइज्ड बाय होरस। इसको होरस भी कहा जाता है। 65 से 8वीं बीसी में ये रहे हैं। तो इसको होरस, होरेशन ओड कहा जाता है। मूव्ड अवे फ्रॉम पब्लिक थीम टू पर्सनल रिफ्लेक्शन, फिलोसॉफिकल म्यूजिंग एंड एपिक्यूरियन आइडियल्स। इसमें क्या हुआ, देखो ऊपर जो था ग्रीक एंटिक्विटी जो थी, पिंडारिक ओड जो था वह किसी विजय, किसी जश्न पे, खेल में कोई विजय प्राप्त करने के ऊपर ये जश्न मनाया जाता था। लेकिन रोमन एडाप्टेशन में होरेशन ने क्या किया, होरेशन ने इसको क्या कर दिया, इसकी थीम को चेंज कर दिया। ये क्या हो गया, ये पब्लिक थीम से हट गया। ये कहाँ चला गया? पर्सनल रिफ्लेक्शन। होरेशन ओड में पर्सनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि व्यक्तिगत चिंतन की बात होती है इसमें। फिलोसॉफिकल म्यूजिंग मतलब दार्शनिक बातें होती हैं। आइडियल्स तो बिल्कुल जो जश्न मनाने का कार्य था, पब्लिक सेलिब्रेशंस नहीं रह गया, ये पब्लिक सेलिब्रेशन से दूर हो गया। ये कहाँ हो गया? पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड फिलोसॉफिकल म्यूजिंग का कार्य होने लगा। इसका जो स्टेंजा था वो मोर कंसिस्टेड इन स्टेंजा फॉर्म एंड मीटर, ऑफन मोर मीडिएटिव एंड कामर। उससे थोड़ा सा जो है कि ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया इसका स्टेंजा, यानी कि ग्रीक
यानी कि पिंडारी कोड से इसका जो स्टेंजा है वो काफी कंसिस्टेंट हो गया। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है, तीसरा प्रकार जो है उसको कहते हैं रिनाइसेंस टू रोमांटिक एरा। रिनाइसेंस टू रोमांटिक एरा में जो ओड लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई है, उसमें उस परंपरा को हम कहते हैं इंग्लिश ट्रेडिशन। यानी कि अब देखो, ग्रीस और रोमन के बाद हम कहाँ जाते हैं? इंग्लिश परंपरा में आते हैं। इंग्लिश परंपरा में रीडिस्कवर्ड एंड री इन्वेंटेड बाई पोएट्स लाइक एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन एंड अब्राहम काउले, हु इंट्रोड्यूस द इरेगुलर ओड। इन लोगों ने इरेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस किया, किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर के पहले हम लोगों ने होरेशन यानी कि रोमन और पिंडारिक यानी कि ग्रीस लिटरेचर में हम लोगों ने ओड की परंपरा को पढ़ा। लेकिन इंग्लिश परंपरा में जब हम आते हैं तो इंग्लिश परंपरा में किसको किसको पढ़ते हैं? एडमंड स्पेंसर को सबसे पहले पढ़ते हैं, बेन जॉनसन को फिर पढ़ते हैं, फिर अब्राहम काउले को पढ़ते हैं। ये तीन जो व्यक्तित्व है, इन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में इरेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस किया। तो इरेगुलर ओड की जब बात आएगी तो इरेगुलर ओड किसमें है? इंग्लिश लिटरेचर में है। ठीक है। और टाइम क्या था? 18th एंड 19th सेंचुरी। 18th और 19th सेंचुरी में जब हम और आगे बढ़ते हैं, स्पेंसर, बेन जॉनसन और अब्राहम काउले से जब और आगे आते हैं हम, तो 18th और 19th सेंचुरी में रोमांटिक पोएट्स लाइक कीट्स हैं, सेली हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, जिन लोगों ने ओड को नया रूप दिया। इनके ओड में क्या हुआ? इमोशनल डेप्थ एंड पर्सनल इंटेंसिटी आई, यानी कि भावनात्मक गहराई और व्यक्तिगत विस्तार इन लोगों ने दिया। किसने? कीट्स ने, सेली ने, वर्ड्सवर्थ ने। तो ये जो ओड की परंपरा इंग्लिश लिटरेचर में रही है, वह रिनाइसेंस टाइम से लेकर के रोमांटिक टाइम तक रही है। रिनाइसेंस टाइम में एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन और अब्राहम काउले रहे हैं, जबकि रोमांटिक एरा में कीट्स, सेली और वर्ड्सवर्थ का ओड की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। लेकिन रिनाइसेंस पीरियड में हम देखते हैं कि रिनाइसेंस पीरियड में इरेगुलर ओड लिखा गया है, जबकि 18th एंड 19th सेंचुरी में जो रोमांटिक पोएट्स रहे हैं, इन लोगों ने ओड में इमोशनल डेप्थ एंड पर्सनल इंटेंसिटी को फोकस किया है। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिस्टिक फीचर। यानी कि स्ट्रक्चर और स्टाइलिस्टिक फीचर की जब हम बात करेंगे कोड में, तो हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये टेबल जो है स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिस्टिक फीचर की बात करता है। एक तरफ फीचर है और एक तरफ डिस्क्रिप्शन है, यानी कि फीचर का विस्तार है। जैसे पहला फीचर क्या है वर्ड का? टोन। ठीक है। टोन में क्या होता है? एलिवेटेड टोन, फॉर्मल एंड इमोशनली इंटेंस। एलिवेटेड का मतलब उच्च शैली का टोन होता है, फॉर्मल का मतलब औपचारिक होता है, इमोशनली इंटेंस का मतलब भावनात्मक विस्तार होता है इसमें। ठीक है। फॉर्म जो होता है कैन बी रेगुलर। फॉर्म का मतलब इसका रूप, प्रकार, वो रेगुलर हो सकता है। रेगुलर वर्ड कौन सा है? होरेशन वर्ड। ट्रायडिक हो सकता है। ट्रायडिक कौन है? पिंडारिक। फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म का मतलब इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब जो रिनाइसेंस पीरियड में प्रारंभ हुआ है, जिसको काउले इत्यादि ने, बेन जॉनसन इत्यादि ने इंट्रोड्यूस किया है, वह इरेगुलर है। रेगुलर कौन है? होरेसन पीरियड का। ये आपको ध्यान देना है। मीटर एंड राइम की जब बात करेंगे तो मीटर और राइम वेरीज ग्रेटली। तमाम प्रकार का मीटर और राइम इसमें आता है, बहुत तरह का कॉम्प्लेक्स है इसमें। ऑफ एन आइम्बिक, आमतौर पे ये आइम्बिक होता है। राइम स्कीम में भी एक कॉम्प्लेक्स आर इनकंसिस्टेंट। राइम स्कीम की जहां तक बात है, ये कॉम्प्लेक्स और इनकंसिस्टेंट है, यानी कि बदलती रहती है इसकी। इमेजरी की अगर हम बात करेंगे, इमेजरी की जब बात करते हैं तो इमेजरी क्या है? इसकी रिच है, सिंबॉलिक है एंड लेयर्ड है ना। लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, लैंग्वेज इसका डिग्निफाइड है, यानी कि उच्च है, मेटाफोरिकल है, ऑफ एन इनोकिंग क्लासिकल रेफरेंसेस। वॉइस की जहाँ तक बात है, वॉइस वॉइस की जब हम बात करेंगे तो टाइपिकली फर्स्ट पर्सन का इसमें यूज होता है। डायरेक्ट एड्रेस टू द सब्जेक्ट, है ना, एपिस्ट्रोफ जिसको कहा जाता है। थीम की अगर हम बात करेंगे तो ओड में जो थीम है, वह थीम क्या होती है? ओड की थीम में ब्यूटी ले लेते हैं, ट्रूथ ले लेते हैं, नेचर ले लेते हैं, लव ले लेते हैं, मोर्टेलिटी ले लेते हैं, आर्ट ले लेते हैं, नेशनहुड होता है, आइडियलिज्म होता है, यानी कि वेराइटीज ऑफ द थीम्स हैं। ब्यूटी, ट्रूथ, नेचर, लव, मोर्टेलिटी, आर्ट, लाइवलीहुड एंड नेशनलहुड एंड आइडियलिज्म, ये तमाम प्रकार के इसमें थीम को फॉलो किया जाता है। अब जैसा कि हमने टाइप्स की बात तो आपसे कर ही ली है, पिंडारी कोड, है ना। ये देखिए 3 टाइप्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसकी तो चर्चा हम कर ही लिए हैं। टाइप्स में अगर पिंडारी कोड है तो पिंडारी कोड की जो इन्वेंटर थे वो पिंडार थे, ग्रीस में किए थे, 5th सेंचुरी में थे। सेलिब्रेटरी है, पब्लिक कॉम्प्लेक्स, स्टेंजा, फॉर्म, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, आप इसको देख लीजिए। होरेशन नोट होरस ने किया था, रोमन लिटरेचर में है। काम, रिफ्लेक्टिव, रेगुलर, स्टेंजाज एंड मीटर की बात इसमें हुई है।
तो ये भी हमने चर्चा कर लिया है। पोजिशन ओड का इरेगुलर ओड यानी इंग्लिश का है, काउले इत्यादि 17th सेंचुरी इंग्लैंड में है। फ्री फॉर्म फ्लेक्सिबल एडाप्टेशन टू थीम एंड इमोशंस है। की थीम्स की अगर हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण थीम की, तो थीम की बात हम ऊपर कर ही चुके हैं। नेचर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, सेली का ओड टू द वेस्ट विंड है। सेली ने अपने ओड टू द वेस्ट विंड में क्या किया है, नेचर यानी प्रकृति एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और इसके परिवर्तनशील शक्ति की बात किया है। सेली का बहुत ही प्रसिद्ध ओड है ओड टू द वेस्ट विंड। इसमें इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है, प्रकृति की शक्ति का वर्णन किया है ना। द परमानेंस ऑफ आर्ट वर्सेस ह्यूमन मॉर्टेलिटी, मतलब कि कला की कला का अस्थायित्व और मनुष्य के जीवन की अस्थिरता का वर्णन कीट्स ने अपने ओड में, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, बहुत ही प्रसिद्ध ओड है, इसमें किया है ना। तो ये महत्वपूर्ण थीम है इनका। नॉस्टेल्जिया एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस, नॉस्टेल्जिया एंड लॉस ऑफ इनोसेंस का वर्णन वर्ड्सवर्थ ने इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रसिद्ध ओड है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, इसमें किया है। ब्यूटी एंड सेंसरी एक्सपीरियंस की जब बात करेंगे, सेंसरी की बात आ गई, सेंसरी एक्सपीरियंस तो ये जॉन कीट्स होते हैं। तो ब्यूटी एंड सेंसरी एक्सपीरियंस की बात कीट्स ने ओड टू अ नाइटिंगेल में किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ओड टू नाइटिंगेल आपके सिलेबस में ये भी है, बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में भी है ना। और पॉलिटिकल लिबर्टी एंड नेशनल प्राइड की अगर बात करेंगे तो थॉमस ग्रे का द बार्ड है। द बार्ड में पॉलिटिकल लिबर्टी एंड नेशनल प्राइड की बात थॉमस ग्रे ने किया है। अभी जस्ट इसी की बात किए हैं हम लोग। ये जो नीचे कंटेंट है इसकी तो जस्ट अभी हम लोगों ने बात ही की है। ओड टू द टू अ नाइटिंगेल जॉन किट्स का है ना। ओड टू द ग्रेसियन अर्न जॉन किट्स का है। ओड टू द वेस्ट विंड पीबी सेली का है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। द प्रोग्रेस ऑफ पोजी थॉमस ग्रे का है। यहाँ पे समरी है, बहुत शार्ट में मैंने समरी लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद डिवाइस कॉमनली यूज्ड इन वुड में कौन कौन से डिवाइस यूज की जाती है। तो जहाँ तक डिवाइस की बात है तो आ, आपको मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे कुछ कंपाइल किया है इन्फॉर्मेशन। जैसे एपिस्ट्रोफ है, एपिस्ट्रोफ क्या है, जब हम डिवाइस पढ़ेंगे तो आपको इस पे बताएंगे, लेकिन एपिस्ट्रोफ का मतलब मैंने साथ में यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एड्रेस टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और अब्सेंट एंटिटी, है ना। मेटाफर, सिमिल, एलिट्रेशन एंड रेजोनेंस, पर्सनिफिकेशन, सिंबोलिज्म, ये सारी डिवाइसेस हैं जो ओड को जब रचता है पोएट तो इन सारी डिवाइसेस का यूज करता है जिससे ओड को वह ब्यूटीफाई कर ले। ठीक है। द मॉडर्न ओड के संदर्भ में कुछ यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा है कि मॉडर्न ओड जो होता है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, काफ़ी नियमों से वह स्वतंत्र होता है। तो ये क्या हो सकता है, मे बी रिटेन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखा जा सकता है। ऑफन यूज्ड इन स्पोकन वर्ड, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और पर्सनल मेडिटेशन, एंड थीम्स रिमेन एक्सॉल्टिंग आर कंटेम्पलेटिव बट फॉर्म्स आर लेस रिजिड। तो ये आपका आज का ओड के संदर्भ में एक संक्षिप्त नोट्स है, प्रेजेंटेशन है। शेष अगले वीडियो के लिए आप फिर वेट करिए। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू द डे आफ्टर। हैव अ नाइस डे।